मैं हूँ आपकी प्यारी आरजे सिया और आप मेरे साथ सुन रहे बानी और आहान की कहानी, ये रिश्ते प्यार के। नील कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला और सीधे अपने ऑफिस में चला गया, जहाँ उसने बानी को गहरी चिंता में देखा। जैसे ही बानी ने नील को आते हुए देखा, बानी खड़ी हुई और नील ने उसे आदरणीय ढंग से बात की। प्लीज़ बैठिए मिस शर्मा, आप मुझसे यहाँ मिलने क्यों आई है? इस पर देव ने कहा, उसने कहा तुम्हारा ड्राइवर मुसीबत में है और तुम्हारी उसे मदद चाहिए। बाय द वे, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? क्या वो सच में मुसीबत में है? नहीं तो मेरा ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, नील ने मुस्कुराकर कहा और वो बैठ गया। क्या वो सच में ठीक है? नील के शब्दों ने बानी का दिल का बोझ कम किया। हालांकि उसने फिर से वरीडली कहा, मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? सिग्नल प्रॉब्लम होगी या फिर लो बैटरी। डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है। इससे बानी फिर भी शांत नहीं हुई। मिस्टर आचार्य, बात ऐसी है। फिर उसने हर्ष से जो भी सुना वो और पुलिस के कॉल के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। नील ने आह भरी और वो हंस पड़ा। डरिए मत, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर उसने ये किया भी तो फिर भी ज़्यादा बात नहीं होगी। बस आप घर जाइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। सच में? क्या फिर मुझे पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, आप सीधे घर जाइए, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। नील के शब्दों से बानी निश्चिंत हो गई। हाँ ठीक है, बस उसके लिए यही मैटर करता था। नील के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए वो थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने कहा, मिस्टर आचार्य, आपके काम में इंटरफेयर करने के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा बेटर हाफ फिर आप पर निर्भर है। मैं किसी दिन आपको कॉफ़ी पर ज़रूर लेके जाऊंगी और मैं आपको कॉफ़ी की ट्रीट दूंगी। नील उसका इनविटेशन कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? आफ्टर ऑल, ये औरत उनके बॉस के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू करती थी। वो अपनी गर्दन मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। अगर वो बानी के साथ गया तो उसकी गर्दन तो मुड़ी ही समझो। फाइनली बानी बिना किसी डर से वहाँ चली गई। उसके हील्स की आवाज़ से पता चला कि वो जा रही है और वो फाइनली चली गई। जब वो गई तब देव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सच में मैं तो मर ही जाऊंगा। आहान सच में अच्छा है। और उसने अभी अभी क्या कहा अभी अभी? उसका बेटर हाफ। मैं तो खुद को हंसने से बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। नील भी अचंभे में पड़ गया। वो दोनों धीरे से हंसने लगे। फिर देव ने कहा, आहान ने किसी को कहकर रिया को कुछ करवाया है? हाँ, बॉस के मुताबिक वो मिस शर्मा को रिया को सबक सिखाने में हेल्प कर रहे थे। कल रात में रिया रिसेप्शनिस्ट से बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने यह तुरंत प्लान बनाया। यार, इतनी मुसीबत क्यों लेना? उसे अच्छे से पीट दो या फिर उसका चेहरा खराब कर लो। ये एड़े चाड़े क्यों कर रहा है? मैं आजकल इसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं भी यही सोच रहा था, पर बॉस ने कहा कि वो लॉन्ग गेम प्लान कर रहा है। इधर हॉस्पिटल में रिया बेड पर लगाकर बैठी हुई थी। जब तक उसे होश आया तब तक उसे 5-6 सलाइन की बॉटल्स लग चुकी थी। जब वो उठी और जैसे ही उसने जूली को उसके पास बैठे हुए देखा, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कल रात की पूरी कहानी बताई। जब जूली को पता चला कि रिया की ये हालत इसलिए है क्योंकि उसने उस बानी के बॉयफ्रेंड का पीछा किया, उसने तो गुस्से के मारे वो तो पागल ही हो रही थी। ये ज़रूर वो बानी और वो जानवर होगा जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। नहीं, हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने सकते। हमें तुम्हारे डैड को और पुलिस को कॉल करना ही होगा। मॉम, पुलिस को कॉल करने से कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें उसका पीछा पिछली रात किया और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो उसने किया। नफरत और गुस्से से रिया ने अपना आफा नहीं खोया। फिर हम उसे फंसाएंगे। जूली ने अपने असली रंग दिखाए। उसकी महंगी कार चलाने वाला वो आदमी और कोई साधारण आदमी तो नहीं होगा। इसीलिए हमें कुछ करने का इंतज़ार नहीं करना होगा। रिया ने उसे याद दिलाया। इसलिए हमें रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हारे
हमें तुम्हारे फादर का फ़ायदा उठाना होगा। जूली खुद कुछ नहीं कर सकती थी, उसके पास कोई पावर नहीं थी, इसीलिए वो पूरी तरीके से माधव पर डिपेंड थी। क्या डैड मुझे मदद हेल्प करेंगे? रिया को नहीं लग रहा था कि माधव उसकी मदद करेगा। माधव बहुत ज़्यादा धूर्त था, अपने फ़ायदे के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। डोंट वरी, मैं उसकी मदद करवाऊंगी। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे पिता बानी को क्यों वापस लाना चाहते हैं। वो बानी के सहारे वो बानी के शादी के सहारे अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जूली ने व्यंग कसा। अब जब बानी घर नहीं आना चाहती और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ये बेस्ट टाइम है जब तुम्हारे पिता अपने रिश्तों के चलते उस आदमी को रास्ते से हटा सकते हैं और बानी को घर आने पर फोर्स कर सकते हैं। फिर हम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। रिया को फाइनली समझ में आ गया कि जूली का क्या मतलब है। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की, फिर माधव को कॉल किया। माधव ने जैसे रिया का बिगड़ा हुआ और दुखियारा चेहरा देखा, वो चौंक गया। उसे पूरा भरोसा हो गया कि वो ये सब उस पिंप और बानी ने ही किया है। माधव को उस आदमी को निपटने का कोई एक्सक्यूज चाहिए था और ये बहुत अच्छा आइडिया उसे थाली में परोस के मिला था। वो उसे छोड़ तो नहीं सकता था। माधव जल्दी से डिप्टी कमिश्नर से मिला, जिसके बहुत बड़े नेटवर्क्स और रिलेशनशिप थे, और उन्हें रिश्वत दे दी। उन्होंने किसी की मदद से नकली सुराग बनाए और रिया के पिछली रात की बातें सुनी। पिछली रात उसकी जो कार टूटी थी वो बानी के बॉयफ्रेंड की करामत थी, ऐसे रिया ने उस पर इल्ज़ाम लगाया और उसके साथ गंदी हरकत और ये डेंजरस हरकत की। उसने पुलिस को उसे पकड़ने के लिए कहा। डिप्टी कमिश्नर की बात कोई भी स्टाफ मेंबर नेग्लेक्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने लेक व्यू नेस्ट में वो जल्दी से चले गए। आहान को ढूंढने के लिए उन्होंने कुछ लोग भेजे, पर वहाँ कोई नहीं था। वो जो पुलिस वहाँ गए थे उन्होंने वहाँ आहान का उन्हें नंबर भी नहीं मिला। वो कौन है ये तो छोड़ ही दो। तो उन्होंने बानी को कॉल किया और पुलिस स्टेशन जाकर इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करने के लिए कहा। वो एजेंसी में आहान का नंबर ढूंढने गए। जल्दी से आहान को उन्होंने कॉल किया, उसका फ़ोन ऑफ था। उन्होंने ये मान ही लिया कि ये आदमी ज़रूर दोषी है और भागने के फिराक में होगा, इसीलिए उन्होंने उसका प्लान किया कि वो आहान के ऊपर वांटेड ऑर्डर लगाएंगे। हालांकि ऐसे करने से पहले उनके टॉप लीडर का कॉल आया। लीडर के सवालों के पूछने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने रिया के केस की सारी सच्चाई बता दी और टॉप लीडर ने उसे अच्छे से डांट लगाई। तुम पागल हो गए हो? बिना किसी प्रूफ के तुम कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हो? तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, हमेशा कोई तुमसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर तुमने किसी पावरफुल आदमी को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। कंफ्यूज होकर डिप्टी कमिश्नर ने माधव पर सारा ब्लेम डाल दिया। वो मिस्टर शर्मा है, आप जानते हैं ना उन्हें। सारे इंटरप्रेन्योर्स में वो काफ़ी अच्छे हैं। हर साल वो बड़ा अमाउंट। चुप रहो। कौन 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 वो कुत्ता? उसके बकवास की वजह से तुमने अपना आपा खो दिया। ये दिल्ली है, वो कोई नहीं पर गंदगी है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम इससे अभी डील करो, राइट नाउ। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की बात बहुत समझ में आ गई। लीडर के कॉल के बाद उसे समझ में आ गया कि उसने किसी पावरफुल इंसान को छेड़ दिया है। वो बड़ा आदमी उसे अफेंड करने को अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस मैटर में स्टार्टिंग से ही कोई एविडेंस नहीं थे। उनके पास तो बस रिया के बेतुके शब्द और माधव का प्रेशर था, इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया। अभी जब उस पावर ने लीडर को कॉल करवाया तो ये मैटर अब पूरी तरीके से उनके हाथों से बाहर है। उसे अपने लीडर से जानना ही होगा कि वो कौन था। संभलते हुए उसने पूछा, अब क्या करना है? माफ़ी फॉरगिवनेस। अपनी शराफत दिखाओ, किसी से माफ़ी मांगने के लिए कहो। समझ में आया? अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ किया तो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म, और अगर नहीं तो कल तुम्हें अपने ऑफिस में
मत आना क्योंकि वो किसी और का हो जाएगा। इन शब्दों से डिप्टी कमिश्नर का तो दिल बैठ गया। आप मुझे उनकी आइडेंटिटी बता सकते हैं? वॉल्फ ग्रुप से कोई